नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल वैकेंसी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि आरआरबी न्यूज में है क्योंकि आरआरबी का अमलवेशन हो गया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको आरआरबी के अमलवेशन के बारे में बताया था कि आप सबने न्यूज देखा ही होगा कि आरआरबी का जो था अमलवेशन कर दिया गया है। अब हर स्टेट में एक सिंगल आरआरबी काम करेगा। वन स्टेट वन आरआरबी का जो कॉन्सेप्ट था वो गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया। तो ऐसे में जो लोगों को डाउट था कि वैकेंसी कम आने वाला है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वैकेंसीज पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़े, क्योंकि आरआरबीज का जो वर्किंग एरिया है सबका अलग अलग है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी कम रहे या ज्यादा रहे, ये सब अपने हैंड की चीज नहीं है, तो इस पर हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। और बस ये हो सकता है कि आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा जो मई लास्ट में आने वाला था वो फर्स्ट या मई सेकंड वीक का, जैसा कि अनाउंसमेंट था कि सेकंड वीक या लास्ट में आने वाला था, हो सकता है वो जून में आए। बट एग्जाम का डेट आपको पता है बीपीएस ने शेड्यूल कर रखा है ऑलरेडी, तो एग्जाम उसी डेट में होगा, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ भी रहे। एग्जाम जब शेड्यूल है तो उसी में होगा। तो आइए हम इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि क्या वैकेंसी आता है, कैसे आता है। देखिए, आरआरबी में जो वैकेंसी आता है वो 3 कैटेगरी में आता है। ठीक है, मोस्टली 3 कैटेगरी में आता है, कभी कभी 4 कैटेगरीज में भी आ जाता है। सबसे वैकेंसी आता है उसका ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसे बाकी बैंक में क्लर्क कहा जाता है। अब उसका भी नाम सीएसए हो गया। ठीक है, उसमें आता है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। दूसरा आता है एक ऑफिसर स्केल में, कुछ 3 कैटेगरी में आता है, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 का वैकेंसी बहुत कम आता है। वो हमारे लिए इतना कंपलसरी भी नहीं है जानना उसके बारे में, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको, और आपने को फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, उन्हीं लोगों के लिए होता है जो एक्सपीरियंस होता है। हम जिन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, फ्रेशर्स के लिए जो एग्जाम का तैयारी करेगा, उनके लिए जो स्पेशली वैकेंसी आता है वो स्केल 1 का आता है, जिसे आप बाकी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर कह जाते हैं, पीओ। और यहाँ पे स्केल 1 कहा जाता है। और मल्टीपर्पज मैंने बताया आपको ऑफिस असिस्टेंट, वो क्लर्क के लिए आता है। तो इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 वैकेंसी का जो हम तैयारी करते हैं, एक होता है ऑफिस असिस्टेंट और दूसरा होता है ऑफिसर स्केल 1। तो इसके अलावा जो इसके लिए क्वालिफिकेशन होता है, जो एज होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो हम एज की बात करते हैं, तो एज जो होता है इसमें ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एज मांगा जाता है, ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क के लिए एज मांगा जाता है वो कितना होता है, 28 ईयर्स के लिए होता है। कितने ईयर्स के लिए होता है, 28 ईयर्स के लिए। अगर किसी को एम्प्लॉयज मतलब क्लर्क का एग्जाम देना है तो उसका मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, 28 ईयर हो सकता है। इससे ज्यादा एज पे वो नहीं दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ऑफिसर के लिए देना चाहते हैं तो 30 ईयर्स के लिए हो सकता है। मैक्सिमम एज कितना होता है, 30 ईयर्स। इसके साथ साथ जो भी प्रोविजन होता है एज रिलैक्सेशन का, वो मिलता है। जैसे मान लीजिए ओबीसी को 3 ईयर्स, एससी और एसटी को 5 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स। ये एज पर नॉर्म्स सबको एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैक्सिमम एज होता है 28 ईयर्स ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए, और 30 ईयर्स होता है स्केल 1 मतलब ऑफिसर के लिए। इसके साथ साथ जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए बात करते हैं तो उनके लिए जो मिनिमम एज है वो कितना है, वो एज हो जाएगा आपका मिनिमम, वो भी 18 ईयर्स ही रहता है। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 30 ईयर्स। इस केस में कितना होता है, 20 ईयर्स। चलिए, आपको जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन दोनों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है सिंपली। आप अगर एम्प्लॉयज के मतलब क्लर्क के लिए भरते हैं या ऑफिस असिस्टेंट, दोनों एक ही चीज है, उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप स्केल 1 के लिए भरते हैं तो भी आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए सिंपली। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चलिए अब एग्जाम पैटर्न का बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न पे आते हैं हम। तो जो ऑफिसर स्किल 1 है, तो हम यहाँ पे पीटी मेंशन करते हैं, यहाँ पे पीटी, यहाँ पे मेंस, फिर इंटरव्यू।
जब हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे, स्केल 1 की बात करेंगे, स्केल 2 एंड 3 की बात करेंगे। तो जब पीटी की बात करेंगे, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी होता है, क्लर्क के लिए, मेंस इसके लिए भी होता है, स्केल 1 के लिए भी पीटी होता है, स्केल 1 के लिए मेंस होता है। इंटरव्यू इसके लिए नहीं होता है, क्लर्क के लिए मेंस के बेस पे मेरिट बन जाता है, उनका इंटरव्यू नहीं होता। स्केल 1 की बात करते हैं तो उनका इंटरव्यू होता है। स्केल 2 और 3 का पीटी नहीं होता, उनका सिंगल एग्जामिनेशन होता है, वो उनका मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसका मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसी के बेस पे आपका क्राइटेरिया की फाइनल मेरिट बनता है, जिसके हिसाब से प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, जो भी आपका स्कोर होता है, इसी के बेस पे आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाता है। चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि दोनों के एग्जाम पैटर्न में क्या रहता है। जब हम पीटी की बात करते हैं तो पीटी में आपका क्या होगा, पीटी में आपका होता है, एक हो जाएगा रीजनिंग, आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, क्वांट हो जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी कह लीजिए। इसमें जो होगा पीटी आपका जो दोनों होगा, स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन होगा आपका, क्वांट का 40 क्वेश्चन होगा, इन दोनों के लिए 40 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का भी और इसका भी। और जो टाइमिंग होगा रीजनिंग के लिए होगा 25 मिनट्स, दोनों में 20 मिनट्स। जो कंपोजिट टाइम होगा वो 45 मिनट्स का होगा, पीटी की बात करते हैं तो हम। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा ऐसे होगा, पीटी में आपका रीजनिंग होगा, क्वांट होगा, रीजनिंग के भी आपको 40 क्वेश्चंस और क्वांट के भी आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चाहे ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप स्केल 1 का एग्जाम दीजिए। जो लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं, जो भी कट ऑफ जाता है, हर साल अलग अलग जाता है, उसके बाद फिर उन लोगों का मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम के बारे में मैं बताऊं आपको, तो मेंस जो एग्जाम होगा आपका, ऑफिस असिस्टेंट का अलग टाइमिंग होता है, और जो ऑफिस स्केल 1 होगा वो अलग होगा। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि जो क्लर्क का मेंस होता है, ऑफिस असिस्टेंट कह लीजिए या फिर आप या क्लर्क कह लीजिए, उनका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें आपका 5 सब्जेक्ट होगा। क्या क्या होगा आपका, पहला होगा रीजनिंग, एक सब्जेक्ट दोनों में सेम ही रहेगा। फिर होगा आपका जनरल अवेयरनेस, फिर होगा आपका क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा जाता है इसमें, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश आपको इंग्लिश देना है तो आप इंग्लिश दीजिए, हिंदी देना है तो हिंदी दीजिए। इसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंप्यूटर नॉलेज का। इसमें मैं यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, क्वेश्चंस, यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो इस सब में आपका जो क्वेश्चंस होगा 40 क्वेश्चंस होंगे आपके, 40 इसमें होगा, 40 इसमें होगा, 40 इसमें होगा, 40 इसमें होगा, लेकिन मार्किंग सबका अलग अलग रहता है। जो आपका रीजनिंग का होगा 40 क्वेश्चंस, वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आपका जो जीए रहेगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का रहेगा। जो आपका न्यूमेरिकल का रहेगा, क्वांटिटी सम कहते हैं, वो 50 मार्क्स का रहेगा। जो आपका इंग्लिश रहेगा 40 मार्क्स का, आपका 40 क्वेश्चन वो 40 मार्क्स का रहेगा। जो आपका कंप्यूटर रहेगा कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, वो आपका रहेगा 40 क्वेश्चन, वो रहेगा आपका 20 मार्क्स का। आप देखेंगे तो टोटल आपका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 200। कितना हो गया आपका, ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा आपका इसका टोटल। ठीक है, यही था इसका। फिर इसके अलावा अगर आप मेंस की बात करेंगे, इसके स्केल 1 के मेंस की बात करेंगे जब हम, उनका भी एग्जाम पैटर्न लगभग सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, बस आपका क्या चेंज हो जाएगा इसमें, इसमें इनका टाइमिंग जो, सॉरी मैंने आपको इसका टाइमिंग का नहीं बताया, टाइमिंग इसका 2 आवर्स का रहता है।
जो कंपोजिट टाइमिंग हुआ इसमें। लेकिन जब हम स्केल 1 की बात करेंगे तो उसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होता है कि कौन से सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे सकते हैं। तो जब हम इसके स्केल 1 की बात करेंगे, स्केल 1 का जो एग्जाम होगा जब हम उसका बात करेंगे आपका, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे हम मार्क्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं, क्योंकि टाइम भी सब में अलग अलग रहता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम मिलेगा। तो जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, जो आपका रीजनिंग होगा, रीजनिंग में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका 40 रहेगा, जो आपका मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा आपका 50 रहेगा। आपने पीछे ऑफिस असिस्टेंट में भी देखा था। इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा 30 मिनट्स मिलेगा, जो भी टाइम होगा यहाँ पे मिनट्स में मेंशन होगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक चीज ऐड हो जाता है, जो दूसरा आपका पोर्शन रहेगा वो जीए रहेगा। जीए में भी आपका कितना क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स कितना रहेगा 40 रहेगा आपका, और जो टाइमिंग इसमें हो जाएगा आपको 15 मिनट से रहेगा। फिर इसके बाद जब आप आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड इसमें एक डीआई ऐड हो जाता है, जो मैंने आपको कहा था कि इसमें एक चीज ऐड हो जाता है, वो क्या हो जाएगा आपका डीआई भी रहता है इसमें, लेकिन मेंशन नहीं रहता है, लेकिन इसमें डीआई के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो वैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला जाता है, लेकिन इसमें डीआई के क्वेश्चन रहता है, इसीलिए मैंने आपको डीआई भी लिख दिया है। वैसे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी भी लिख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो भी 40 क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो मार्क्स रहेगा आपका वो भी आपका 50 रहेगा, जैसे मैंने लास्ट में वो देखा था हमने 50 मार्क्स, और जो टाइमिंग रहेगा इसका वो कितना रहेगा 30 मिनट्स रहेगा, 30 मिनट्स। इसके बाद आपका क्या बच गया, आपका बच गया इंग्लिश। कोई भी एक लैंग्वेज पेपर आपको देना होता है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप देते हैं, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा 40, मार्क्स आपका सेम रहेगा 40। आपको जो बस इसमें टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 30 मिनट्स। एक और बच्चा आएगा आपका कंप्यूटर नॉलेज, इसमें भी चाहिए आपको कंप्यूटर नॉलेज, आपको सेम चीज वही रहेगा, कितना 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और टाइम कितना हो जाएगा 15 मिनट्स। तो आप टाइम देख लीजिए कितना हो गया आपका टाइम, वही कंपोजिट हो जाएगा आपका 30, 30, 60, 90 और 30, मतलब 2 आवर्स का आपका ये एग्जाम भी हो गया। मार्क्स भी आप देखेंगे तो मार्क्स भी कितना हो गया आपका ये 100 और 100, ये 200 का मार्क्स हो गया। बस इसमें सेक्शनल टाइमिंग जो होता है ये इसको ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। चलिए, एग्जाम पैटर्न तो यही था। अब हम इसके सैलरी और पर्क्स की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑफिसर स्केल 1 कोई नया ज्वाइन करता है तो नए पे ग्रेड के 12th बाइपर्टेट के बाद जो सैलरी जाता है वो हमेशा 70 प्लस जाता है, 70 के प्लस चला जाएगा, 73, 74 एरिया पे भी डिपेंड करता है, डीए कितना उस पर डिपेंड करता है, 70 प्लस जाता है, जो एक बहुत हैंडसम अमाउंट माना जा सकता है किसी भी नए जॉब के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम जॉब है, जिनका फर्स्ट जॉब है। और हम जब ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी की बात करते हैं तो लगभग ये 35-40 के अप्रोक्स रहता है फर्स्ट सैलरी, और धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है। आपको पता है कि बैंक में हर 5 इयर्स पे बाइपर्टेट लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो बैंक में मिलता है, जैसे आपको अगर आप 2 साल काम कर लेते हैं तो आप ओडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। आपको फेस्टिवल एडवांस मिल जाता है जो इंटरेस्ट फ्री रहता है। उसके बाद हाउसिंग की एलिजिबिलिटी हो जाता है। इन सब पर्क्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो जो मिलता है। तो ये सब ओवरऑल एग्जाम के बारे में यही था कि अगर आप एग्जाम के आरआरबी का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम पे फोकस कीजिए, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कम नहीं होने वाला है मर्जर से। तो और बाकी हमारे हैंड में है भी नहीं कि हम वैकेंसी डिसाइड करें, हमारे पास बस एक ही चीज़ है, वो है कि हम अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तो उसे कंटिन्यू कीजिए आप लोग। आपको कहीं भी जरूरत लगे तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू। आपके जो भी डाउट है मैं आपको ऑब्वियसली इसमें हेल्प आउट करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।